अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हम किसी भी कॉइल या कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएं तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का बायस बनती हैं। और अगर हम किसी कंडक्टर को या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें तो वो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करता है। अब इसी इसमें रिलेट करता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो ये है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही है एक सर्टेन एरिया ऑफ द कॉइल में से। और इसके रिलेशन को यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के और मैग्नेटिक फ्लक्स के रिलेशन को पढ़ने का नाम हमारे पास है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। अब इसमें जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है वो है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप क्या है? बेसिकली कि अ क्लोज कर्व showing the variation of magnetic flux density of the ferromagnetic material with the external magnetic field strength H। अब जो ये magnetic field strength की मैं बात कर रहा हूँ, ये H जो है ये हमारे पास बेसिकली magnetic force है और magnetic flux density जो B है वो उसको लैग कर रही है और इन्हीं के रिलेशन का नाम बेसिकली magnetic hysteresis होता है। ठीक है, तो अब हम जो फिनोमेना पढ़ने लगे हैं उसमें हिस्टैरिसीस लूप के जरिए मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को हम पढ़ रहे होंगे। इनका रिलेशन भी आप देख सकते हैं, B इज इक्वल टू H इंटू म्यू नॉट। B जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जबकि H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फोर्स भी कहलाती है और म्यू नॉट आपको पता है परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस है। सबसे पहले इस लूप को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस लूप में देखें तो लिखा हुआ है कि इफ द मैग्नेटाइजेशन करंट I इज इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टू सम वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इंक्रीजेज लीनियरली। आप देखें कि अगर हमने इसमें सबसे पहले करंट को इंक्रीज किया, मैग्नेटाइजेशन करंट को, तो हमारे पास जो इस लूप में O से पॉइंट जा रहा है A तक, और फिर जब हम वहां पे उसको क्लोज करते हैं करंट को, तो होता क्या है कि करंट इंड्यूस जो होता है मैग्नेटाइजेशन करंट वो हमारे पास तब तक होता है कि जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है या फिर उसके अंदर रिलेटिवली मोशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब उसको खत्म किया तो हमारे पास वो डीमैग्नेटाइज होता है, जो हमारे पास सब्सटेंस या कॉइल होता है वो डीमैग्नेटाइज होता है। तो वो किस हिसाब से होता है और उसका क्या पैटर्न होता है उसको देख लेते हैं। नाउ इफ द मैग्नेटाइजिंग करंट इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड टू जीरो, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोर रिड्यूसेस टू जीरो बट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डज नॉट रीच टू जीरो। कि हमारे पास जो इसके अंदर ना B की वैल्यू वो जीरो हो रही होगी मगर H की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं हो रही होगी। A से जो ग्राफ है वो डायरेक्ट हमारे पास स्मॉल b जो नजर आ रहा है इधर तक पहुंचेगा। पहले O से A तक गया और O से हमारे पास स्मॉल b तक गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी मौजूद है। और बता ये रहा है कि इट कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू द B, के हमारे पास A से वो B तक कर्व आ गई। इसके बाद अगर हम देखें तो बता रहा है कि to reduce the flux density at point B to zero we need to reverse the current flowing in the coil। कि हमारे पास अगर हमने उसको पॉइंट B से जीरो पे लेके आना तो हमें करंट को रिवर्स करना होगा, और करंट को जब हम रिवर्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो कर्व है वो B से C और C पे जाके हमारे पास इनकी दो फील्ड्स हैं वो जीरो हो जाएंगी, और फिर हमारे पास वो पॉइंट उससे भी रिवर्स होता हुआ पॉइंट D तक आएगा, जो कि आप इस कर्व में देख सकते हैं। और इस दौरान हमारे पास मैग्नेटाइजेशन हो रही है मगर इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ पे जब हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा तो वो सैचुरेशन पॉइंट हमारा D कहला रहा होगा। और D से जब हम अगेन इसको मैग्नेटाइज करना शुरू करेंगे तो हमारे पास फिर वो जीरो होके पॉजिटिव मैग्नेटाइज होगा। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारी जो कर्व है वो D से E तक जा रही है, और D से E तक जाने का मतलब ही ये है कि वो हमारे पास एक कंप्लीट कर्व एक पैटर्न को फॉलो कर रही है कि पहले जीरो फिर मैक्सिमम फिर नेगेटिव फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये अपने पैटर्न याद रखने हैं। आप इस पैटर्न को देख भी सकते हैं कि A B C D E F और A, ये हमने इसकी लेबलिंग भी ऐसी ही की है कर्व की कि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पहले A से B, B से C, C से D, D से E एंड देन अगेन F से A तक ये हमारा पूरी की पूरी कर्व जा रही होती है। अब ये जो हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप है ना, ये हमारे पास ना डिफरेंट मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आती है। कि हमारे पास बेसिकली जो सॉफ्ट आयरन्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप होती है वो थोड़ी सी थिन होती है, जबकि आप देख सकते हैं जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो लूप है इसकी डायरेक्शन या डायमेंशंस किस हिसाब से होती हैं। ये लिखा हुआ है कि मटेरियल्स विद लार्ज हिस्टैरिसीस लूप्स आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिमेन्स इवन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड आर नोन एज द हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कि हमारे पास अगर हिस्टैरिसीस लूप थिक है तो इसका मतलब ये है कि
वो जो सब्सटेंस है वो इजी टू मैग्नेटाइज नहीं है और ना ही उसको डीमैग्नेटाइज भी आसानी से किया जा सकता है। इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कह रहे होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनके जो हम डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टैरिसीस लूप कर रहे होते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप का जो ग्राफ है अगर वो थिन है तो सॉफ्ट आयरन, अगर वो थिक है तो वो हार्ड आयरन होगा। अब हमारे पास इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो यह है कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विद द लार्ज हिस्टैरिसीस लूप एरिया आर सूटेबल फॉर द परमानेंट मैग्नेट। कि हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनका हिस्टैरिसीस लूप भी हमारे पास थोड़ा सा थिक होता है और वो हमारे पास लार्ज एरिया को कवर कर रहा होता है। नंबर 2 पे है कि सच मटेरियल वंस मैग्नेटाइज्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज। ये चीज़ आपको पता है कि हमारे पास जो मैग्नेटाइज्ड हो रहता है एक सब्सटेंस परमानेंटली तौर पे, तो उसको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देनी होती है। यूजुअली अगर हम आयरन को मैग्नेट बना रहे हैं तो हम उसको क्यूरी टेम्परेचर तक पहुँचाने में 750 डिग्री सेल्सियस हमें रिक्वायर्ड होता है। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास टंगस्टन स्टील है, कोबाल्ट रेयर ऑन अर्थ, और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में गिवन है। बेसिकली आपके पेपर में जो हिस्टैरिसीस लूप से क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा कि आप या तो हिस्टैरिसीस लूप को एक कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन कर दें या फिर आप डिफरेंट जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके आपस में फ़र्क को 1 बाय 1 करके बता दें। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको हिस्टैरिसीस लूप और इसमें इंक्लूड तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इरता फ्रॉम tutorial.pk।